चलिए देखते हैं ज्ञान बिंदु। ज्ञान बिंदु का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का रोशन आंसर का जो बिहार एसएससी है द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा मॉडल सेट नंबर आज 6 देखेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। किस्मत और हालात जब साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती है। ठीक है, इसी के साथ आज का मॉडल सेट नंबर 6 देखते हैं। चलिए देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आते हैं? थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? थैलोफाइटा के अंतर्गत। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यानी सवाल मुख्य रूप से थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक तथा जीवाणु आते हैं। थैलोफाइटा का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है, लेकिन यह एक थैलस के रूप में रहता है, इसलिए इन्हें थैलोफाइटा कहते हैं। इनमें संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता है। अब आते हैं ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। क्या है? ब्रायोफाइटा। इस वर्ग के पादपों में जल एवं अन्य चीज़ों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनीय ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ये पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होते हैं। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए है मॉस, फ्यूनेरिया, मार्केसिया आदि है। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। अब एस्फेगनम जैसे ब्रायोफाइटा का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब है एस्किमो जनजाति समुदाय एस्केगनम का प्रयोग चिराग में बत्ती की जगह करते हैं। अब टेरिडोफाइटा के बारे में जानते हैं। क्या है टेरिडोफाइटा? पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित होता है। इनमें संवहनीय ऊतक उपस्थित होते हैं। उदाहरण है फर्न, मर्सिला, हर्सटेल आदि हैं। अब उपयुक्त तीनों वर्गों के पादपों में जनांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं? कौन है? पी.एन. भगवती। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ था। भारत में जनहित याचिका या PIL सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता एक उत्पाद है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय के बीच कितने आगे हैं? कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे हैं। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है। चलिए तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय 5.5 घंटा आगे है। 0 डिग्री देशांतर रेखा यूनाइटेड किंगडम के ग्रीनविच से गुजरती है, जिसे प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं के 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में 180 डिग्री तक तथा पूर्व में 180 डिग्री तक विभाजित किया जाता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है। चूँकि 1 डिग्री देशांतर तय करने में 4 मिनट का समय लगता है, 82.5 डिग्री देशांतर तय करने में 82.5 डिग्री गुने 4 मिनट का समय लगेगा। अर्थात ग्रीनविच से भारतीय मानक यामोत्तर 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत के शाम 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय अपनाए गए हैं।
पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब नोट है, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है तथा पश्चिम में जाने पर समय घटता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, गर्म व नम प्रदेशों के नियत तापी जंतुओं में लैंगिक रंग अधिक होता है। यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है? किससे है? गोलोगर का नियम। किसका है? गोलोगर का नियम। गर्म और नम प्रदेशों में नियत तापी जंतुओं में मैलेनिक रंग अधिक होते हैं। यह जैव विकास के गोलोगर के नियम से संबंधित है। अब है एलेन का नियम। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में रहने वाली जंतु जातियों में शरीर के खुले भाग जैसे पूंछ, कान, पाद आदि क्रमशः छोटे होते जाते हैं ताकि इनके माध्यम से ताप हानि कम हो। अब है बर्जमान नियम। इस नियततापी जंतुओं में ठंडे प्रदेशों में रहने वाले सदस्यों का शरीर अधिकाधिक बड़ा होता है। अब है कोप का नियम। जैव विकास के लंबे इतिहास में जंतुओं में शरीर के अधिकाधिक बड़े होने रहने की प्रवृत्ति रहती है। अब है गॉस का नियम। ऐसे दो जीव जातियां जिनके वातावरणीय आवश्यकताएं बिल्कुल समान होती है, अनिश्चित काल तक एक ही स्थान पर नहीं बनी रह सकती है। ठीक है, चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। यानी 30 जनवरी 2023 को भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? किस देश की है? अर्जेंटीना की है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना का है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। पोलैंड की राजधानी है वार्सो, क्या है? बारसार है। अब जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर नहीं, 12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 11 नंबर रीजनिंग है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठान की सूचना साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब हुई है? कब हुई है? 31 दिसंबर 1988 को। कब हुई है? 31 दिसंबर 1988 को। यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचना साझा करने संबंधी संधि का हस्ताक्षर 31 दिसंबर 1988 को हुई है। यह समझौता 1991 को अमल में आया था। पहली बार इस तरह की सूची का आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्ण रंगों विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश किरण का अपने अव्ययी रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण कांच के किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे विबग्योर, इसको याद करने का ट्रिक है विबग्योर, VIBGYOR, नीचे से यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, योग्य अपारद प्रिज्म हो गया, श्वेत प्रकाश है, निकाला गया तो 7 रंगों का एक प्रिज्म बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। लाल प्रकाश की किरण का विचलन सबसे कम तथा बैगनी प्रकाश की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। अब है बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य
बैंगनी रंग की तरंग दर सबसे कम तथा लाल रंग की तरंग दर सबसे अधिक होती है। अब है परावर्तन। प्रकाश का किसी वस्तु या अवरोध से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का नियम। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, इन नियमों का परावर्तन नियम कहते हैं। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन बिंदु, समतल दर्पण, आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण। क्या है? अभिलंब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। बी है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब है अपवर्तन। प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अर्थात जिन माध्यमों में प्रकाश की घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। विरल माध्यम, यानी ये एक सरफेस हो गया, इससे ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो, यहाँ से अपवर्तित किरण हो रही है, ये सघन माध्यम हो गया। ठीक है, यानी आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द्वितीयक नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो प्रकाश अपवर्तन के द्वितीय नियम अर्थात स्नेल के नियम से sin I बराबर sin R एक नियतांक म्यू होगा। अब है प्रकाश के अपवर्तन द्वारा होने वाली विभिन्न घटनाएं। पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। दूसरा है पानी से भरी बाल्टी को गहराई का कम प्रतीत होना। तीसरा है तारों का टिमटिमाना। चौथा है वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना। पांचवा वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट पश्चात सूर्य दिखाई देना। अब है प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरती है तो जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा होने वाली विभिन्न घटनाएं। आकाश का रंग नीला दिखाई देना। दूसरा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य उसके आसपास का आकाश और रक्ताभ लाल प्रतीत होता है। अब तीसरा है टिंडल प्रभाव। क्या है? टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का है? केरल का है। कथकली किसका है? केरल का है। ठीक है, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। चलिए आगे इसमें डिटेल से पढ़ते हैं। अब कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। प्रमुख राज्यों के संबंधित नृत्य। जम्मू कश्मीर का हिकात, दमाली, मंजदास, कूद और दंडी नाच है। पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमान, झूमर है। उत्तराखंड का गढ़वाली, कुमायूं। राजस्थान के झूमर, कालबेलिया, गणगौर और जिंदाद है। उत्तर प्रदेश का है कथक, शास्त्रीय रासलीला, नौटंकी और कजरी है। झारखंड के छऊ, सरहुल, कर्मा, डागा और सोहराई। पश्चिम बंगाल के जात्रा, बाउल, गंभीरा और वीरता है। असम के क्या है? बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, शास्त्रीय। अब अरुणाचल प्रदेश
मुखौटा नृत्य युद्ध नृत्य। मणिपुर का है मणिपुरी। शास्त्रीय राखाल और नटरास है। अब गुजरात के गरबा और डांडिया। उड़ीसा का है उड़ीसी। शास्त्रीय है सवारी घूमरा। अब डंडा जात्रा। महाराष्ट्र है लावनी तमाशा और लेझीम। कर्नाटक है यक्षगान लांबी और कारगा है करगा। अब आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। शास्त्रीय है घंटा मर्दाला हिंसा आदि है। केरल है मोहिनी अट्टम। शास्त्रीय है कथकली। शास्त्रीय है केरल का। अब है ओट्टन थुल गरीबों की कथकली लांबड़ी। कृष्णाटम आदि है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम। शास्त्रीय है कुम्मी कोटलम कावड़ी आदि है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सा है? कौन है? परपटी। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सा है? परपटी है। पृथ्वी की सबसे पतली परत परपटी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। अब यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। अब महाद्वीपीय संहिता मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल यानी सी से सिलिका तथा एल से एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशिया की बनी होती है, इसलिए इसे सीमा यानी सी से सिलिका तथा एम से मैग्नीशियम कहा जाता है। अब परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसमें नी से निकेल तथा एफ से फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में असंबद्धताएं कोनार्ड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के मध्य मोहरिक मोह असंबद्धता निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य है। अब रेप्टी असंबद्धता ऊपरी मेंटिल एवं निचली मेंटिल के मध्य। गुटेनबर्ग असंबद्धता निचली मेंटिल एवं बाह्य कोर के मध्य होते हैं। लेमन असंबद्धता बाह्य एवं आंतरिक कोर के मध्य है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ फिगर देख लेते हैं। सबसे आंतरिक कोर ले असंबद्धता बाह्य कोर। गुटेनबर्ग असंबद्धता निचली मेंटल। रेप्टी असंबद्धता ऊपरी मेंटल। माहे असंबद्धता निचली क्रस्ट क्या है? कोनार्ड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट हो गया। ठीक है, अब अन्य कुछ तथ्य है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 63 से 71 किलोमीटर है। 19 नंबर क्वेश्चन है महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? कौन है? ईगा स्वियातेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर रीजनिंग है। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर है टोबिन टैक्स लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। टोबिन टैक्स विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है। अब टोबिन टैक्स यह अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि विदेशी मुद्रा के अकस्मात आगमन एवं पलायन को रोकने के उद्देश्य से एक देश की सरकार विदेशी मुद्रा के लेन देन पर लागू करे। इस कर को टोबिन कर कहा जाएगा। अब है पिगू कर। पिगू कर को सर्वप्रथम अर्थशास्त्री आर्थर पिगू ने प्रतिपादित किया था। अब इनके अनुसार हर सकारात्मक क्रिया जिसका आंशिक प्रभाव भी नकारात्मक हो उस पर कर की वसूली होनी चाहिए।
उदाहरण स्वरूप वाहनों के प्रयोग की प्रक्रिया में प्रदूषण का उत्पन्न होना अथवा किसी कंपनी में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रदूषण का सृजन आदि। यदि इन क्रियाओं पर कर लगाया जाता है तो इसे ही पीयू कर कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जलडमरू मध्य कौन सा है? कौन है? डेविस जलडमरू मध्य है। विश्व की सबसे चौड़ी जलडमरू मध्य डेविस जलडमरू मध्य है। डेविस जलडमरू मध्य ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप के मध्य है। यह विश्व की सबसे चौड़ी जलडमरू मध्य है। एंजल सागर जलडमरू मध्य जो यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य है। अब टार्टर जल संधि सबसे विशाल जल संधि है। यह रूस एवं सखालिन द्वीप के मध्य है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के मध्य है, जो अलास्का, अमेरिका एवं रूस के अलग करता है। अब अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यह यूरोप, स्पेन एवं अफ्रीका, मोरक्को से अलग करता है। साथ ही यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। अब मलास्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है तथा मलाया एवं सुमात्रा को अलग करती है। पाक जलडमरू मध्य भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है तथा मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। डोवर जलडमरू मध्य ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। यह इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में कितना है? 75 है। संविधान के भाग 6 के अनुसार अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधान मंडल के बारे के प्रावधान है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 243 है। राज्य विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम संख्या 40 निश्चित है। वर्तमान में 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। नोट में है, संसद एक विधान परिषद की विघटित या गठित कर सकती है। यह संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। अब 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी? किसने लिखी थी? सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। नियोजित अर्थव्यवस्था यह भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और नियमित अर्थव्यवस्था है। इसके संचालन को नियोजन प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एम विश्वेश्वरैया प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक को लेखक है। इस पुस्तक में उन्होंने देश की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से एक 10 वर्षीय योजना प्रस्ताव रखा था। अब उनका मुख्य बल औद्योगिकरण पर था ताकि कृषि पर निर्भर जनसंख्या को कम किया जा सके और उद्योग में कार्यरत जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। इन्हें 1955 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? कौन होती है? गामा किरणें। चलिए गामा किरणें के बारे में कुछ जानते हैं। इन गामा विकिरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। गामा विकिरणों का तरंगदैर्घ्य 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक होता है। गामा विकिरणों का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। गामा किरण की खोज हेनरी बेकुरल ने किया तथा इसके प्रकृति की खोज पॉल बिलार्ड ने की। अब एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य 10⁻13 मीटर से 10⁻8 मीटर तक होता है। एक्स किरण की खोज रोएंटजन ने की थी। अल्फा कण धनात्मक तथा बीटा कण ऋणात्मक होते हैं। अल्फा किरण 2He4++ आयन होते हैं। बीटा किरण इलेक्ट्रॉन है, जबकि गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी और रक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने की। और रक्त विकिरण की खोज किसने की थी? हर्शेल ने की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? कब हुआ था? 1954 में हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हस्ताक्षरित हुआ। यह समझौता
भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ। पंचशील नीति भारत की विदेशी नीति का आधार है। साल 1959 ईस्वी में तिब्बत के निर्वासित सरकार का मुख्यालय धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। 22 अक्टूबर 1962 को चीन ने पंचशील को अवहेलना करते हुए भारत का आक्रमण किया था। अब तिब्बत मामलों पर भारत और चीन के बीच तनाव दलाई लामा के भारत आने के कारण हुआ। अब चीन के राष्ट्रपति माओ से तुंग 1954 से 1959 एडी राष्ट्रपति काल 1967 ईस्वी में दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी क्षेत्रों में चारू मजूमदार एवं कानू सान्याल के नेतृत्व में एमसीसी माओइस्ट कम्युनिटी सेंटर की स्थापना करवाया। अब भोजपुर बिहार के सहार प्रखंड में साल 1967 से एमसीसी ने प्रथम यूनिट खोला था। 36 नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। भारत के प्रमुख हवाई अड्डे जो इस प्रकार हैं। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। भारत में पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहली हवाई अड्डा कोचीन है। भारत में वायु परिवहन का शुरुआत 1911 में किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया बनी है। ठीक है, यानी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के WTC फाइनल 2023 में भारत को हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? कितना होता है? 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा 0 डिग्री होता है। अब किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। पहला है दिक् कोण, बी नमन कोण, सी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। यानी ए है दिक् कोण, यानी किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक् कोण कहते हैं। नोट, किसी स्थान पर भौतिक याम्योत्तर वह ऊर्ध्वाधर समतल है जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरता है और चुंबकीय याम्योत्तर वह ऊर्ध्वाधर समतल है जो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरता है। अब नमन कोण के बारे में जानते हैं। नमन कोण, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। अब इसका औसत मान लगभग 0.4 गॉस या 0.4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला माना जाता है। अब 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। अब 43 में, भारत के पहले चैट जीडीपी संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिटनेस कंपनी ने लॉन्च किया है? किसने किया है? बेलोसिटी। कौन है? बेलोसिटी यानी चैट जीपीटी संचालित भारतीय चैटबॉट को फिनटेक कंपनी बेलोसिटी ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर, यानी किस राज्य के करी इसाद आम को GI टैग दिया गया है? कहाँ का है? कर्नाटक है। यानी इसाद आम मुख्य रूप से अंकोला के आसपास उगाया जाता है। आम की इस किस्म की खेती पिछले 400 सालों से की जा रही है। कितने साल? 400 साल से, जो कि गलत है, ये एक पेपर ही है। ठीक है,
अब एक करी साद यानी इसका छिलका पतला होता है, गुदा अधिक मात्रा में मीठा होता है। अब ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट दातव्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों के बहुत प्रभावी थे। कौन? रामानुजाचार्य। अब प्रतिपादक सिद्धांत माधवाचार्य कौन है? द्वैतवाद। शंकराचार्य अद्वैतवाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी कहाँ से है? कहाँ से है? बिहार से है। यानी आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है। ठीक है। अब भावना कंठ भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौन है? पाइर हेलियोमीटर। क्या है? पाइर हेलियोमीटर होता है। सौर विकिरण मापने के पाइर हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मापक यंत्र अनुप्रयोग ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने में किया जाता है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर आमीटर विद्युत धारा मापने में किया जाता है। अमीटर का उपयोग कैरेटमीटर स्वर्ण की शुद्धता मापने में कैरेट का उपयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि मापने में स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब पॉलीग्राफ यानी झूठ का पता लगाने में यंत्र पॉलीग्राफ का। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने में किया जाता है। अल्टीमीटर ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। ऑडियोमीटर क्रोनोमीटर जहाज़ों में सही समय का पता लगाने में किया जाता है। क्रोनोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है। बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? सहरसा। कौन है? सहरसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। एक गांव की जनसंख्या में 5%। ये मैथ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पादप हार्मोन है उसके खोज करता है। ऑक्सिन का खोज किसने किया था? FW बेट ने किया था। जिब्रेलिन का खोज किसने किया था? टी योबूटा व टी हयासी ने किया था। एब्सिसिक अम्ल का आविष्कार किसने किया था? ल्यूअन के नेयर्स ने किया था। जियाटिन का खोज किसने किया था? लिथम व सहयोगी ने किया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कौन होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चोल साम्राज्य में शालाभोग किस प्रकार के भूमि को कहा जाता है? यानी किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को शालाभोग भूमि कहा जाता है। चोल वंश के अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियां का वर्णन है। बेलन बगई गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है वायु का वेग संबंधित है किससे? दाब प्रवणता से। दाब प्रवणता के कारण चक्रवात एवं प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब 61 नंबर क्वेश्चन है भारत में क्वीन अनानास व सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कौन है? त्रिपुरा है। भारत में क्वीन अनानास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? त्रिपुरा है। अब 62 नंबर क्वेश्चन है अलग शब्द का चयन कीजिए। क्या है? पहला मशीन जो है अलग है। टेलीविज़न गीजर और कंप्यूटर ये सब चलने वाला मशीन है। अब है 63 नंबर क्वेश्चन। क्या है? बलवंत राय
बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? किसने में की थी? त्रिस्तरीय की थी। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में भारत सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए किया गया है। इस समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्वायत्तता की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया है। अब इनकी सिफारिशें इस प्रकार हैं, ठीक है। पहला है, यह 3 स्तरीय पंचायत था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद था। ग्राम पंचायत पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। दूसरा है, ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा तथा पंचायत समितियों जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए। अब तीसरा है, जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी को होना चाहिए। समिति की इस सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया है। अब 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत में पहली बार पंचायती राज की स्थापना की गई है। भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय था, जो कि दिसंबर 1977 से गठन अगस्त 1978 में रिपोर्ट सौंपी जनता पार्टी की सरकार ने। जीबी के रावत समिति 1958 में राजीव गांधी सरकार के। लक्ष्मी मल सांध्वी समिति 1986। अब थुनगन समिति 1988, गाडगिल समिति 1988 के लिए जारी किया गया था। अब 64 नंबर क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, ठीक है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से है, उसका अगला यानी 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? यानी मस्तिष्क हाइपोक्सिया, क्या है? हाइपोक्सिया, मस्तिष्क हाइपोक्सिया। यानी हाइपोक्सिया वह स्थिति है जिसमें शरीर या शरीर के अंग को उत्तक स्तर तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन क्षरण को रोकने के उद्देश्य से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को पारित हुआ। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। चार्ल्स फैब्री तथा हेनरी ब्यूसेन नामक वैज्ञानिक ने ओजोन परत की खोज की थी। अब अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र की खोज फॉरमैन, गार्डनर एवं सेंकलेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पहला ओजोन दिवस 1995 में मनाया गया था। अब ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर O3 बनी एक गैस है, ठीक है। पर्यावरणीय संबंधी दिवस और सप्ताह माह, पर्यावरण दिवस सप्ताह और माह। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाता है? 28 जुलाई को। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस कब मनाता है? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। वन महोत्सव 14 जुलाई के प्रथम सप्ताह को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर, यानी किस विटामिन के कमी के कारण
किलोसिस रोग होता है। किसके कारण होता है? विटामिन B2 के कारण कमी के कारण किलोसिस रोग होता है। यह गहरे पीले रंग का और ऑक्सीकरण मेटाबॉलिज्म अथवा अपचयन में भाग लेने वाले एंजाइम FAS और FMN एक घटक है, अतः यह वृद्धि और स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है कौन क्वेश्चन? 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन है सहकारिता। सहकारिता क्षेत्र के विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? क्या है? आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, उत्पादित संसाधनों को स्वामित्व का व्यापक खिसराव करना, विकास कार्यक्रम में लोगों का सक्रिय के रूप में शामिल होना, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, उनके क्या होते हैं? परमाणु संख्या होते हैं, परमाणु संख्याओं के होते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त के नियम के आधार पर मेंडलीव की आवर्त सारणी को 1913 में संशोधित कर दिया गया है। आवर्त सारणी के संशोधित रूप को आधुनिक आवर्त सारणी अथवा दीर्घाकार या प्रवर्धित आकार सारणी कहते हैं। अब इस आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी को बहुत से दोष दूर हो गए हैं। अब किसी परमाणु के बाह्यतम सेल और उसके नाभिक के केंद्र के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं, किंतु परमाणु के बाह्यतम सेल के स्थान नियत नहीं है। अब अतः परमाणु त्रिज्या का ठीक मान निर्धारित करना कठिन है। फिर भी एक ही तत्व के किसी संयोजकताओं अणु में दो असमान परमाणुओं के केंद्र के बीच की दूरी के औसत को परमाणु का आकार या त्रिज्या कहते हैं। उदाहरणस्वरूप क्लोरीन परमाणु अणु के दोनों बंधित नाभिकों के बीच की दूरी 198 pm होती है। अतः क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या 198/2 pm बराबर 99 pm होता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रत्येक तत्व के बाद वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों का एक नया सेल बनता है। अब 77 नंबर क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया है? BVR सुब्रमण्यम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में, यानी छत्रक शैलें पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर शैल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल शैल लंबवत रूप में मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर कह रहा है निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? कौन है? ए बेरुबाड़ी यूनियनवाद। बेरुबाड़ी यूनियनवाद में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुबाड़ी यूनियन बनाम मद्रास राज्य 1960 में आया था। प्रारंभ में प्रस्तावना के संविधान का अंग भाग नहीं माना जाता था। अब 1973 ईस्वी में केशवानंद बनाम केरल राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक फैसला दिया कि संसद प्रस्ताव सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचा में नहीं। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर 3 शब्द जोड़े गए। समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया है। अब प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, सार है, आत्मा है, कुंजी है। अब मिनर्वा मिल वाद 1980 में कहा गया है कि न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक है, चलिए देख 84 नंबर क्वेश्चन है 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे?
किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के द्वारा। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय वसीन की संधि 1802 ईस्वी के तहत पेशवा ने अपनी स्वायत्तता अंग्रेजों को सौंप दी। इस संधि के तहत पेशवा ने पुणे में अंग्रेजी सेना को रखना स्वीकार किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर कर रहा है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन बने हैं? नीलेश देसाई बने हैं। चलिए अब है बी डोरीस्वामी अयंगर क्या बजाते थे? बीड़ा बजाते हैं। ठीक है, बांसुरी पन्नालाल घोष बजाते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया बजाते हैं, सितार मुश्ताक अली खां बनाते हैं और पंडित रविशंकर बजाते हैं। ठीक है, अब 89 नंबर क्वेश्चन, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? किसने किया है? उत्तर रेलवे ने किया है। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर तो मैथ है। 91 नंबर क्वेश्चन, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? किसने किया था? राम मनोहर लोहिया द्वारा किया गया था। सप्त क्रांति की अवधारणा राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित किया गया था। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब समाजवाद पर लोहिया का विचार। लोहिया ने ऐसी 5 प्रकार की असमानताओं को चिन्हित किया है जिनमें एक साथ लड़ने की आवश्यकता है, स्त्री और पुरुष के बीच का असमानता, त्वचा के रंग की अवधारणा असमानता, जाति आधारित असमानता, कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों पर औपनिवेशिक शासन, आर्थिक असमानता। इन 5 असमानताओं के खिलाफ उनके संघर्ष ने 5 क्रांतियों का गठन किया। इस सूची में उनके द्वारा 2 और क्रांतियों को जोड़ा गया है। छठा है नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति, निजी जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ है। 7वां सत्याग्रह के पक्ष में हथियारों का त्याग कर अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने के लिए क्रांति। अब ये 7 क्रांतियाँ या सप्त क्रांति लोहिया के लिए समाजवाद का आदर्श थी। अब मृत्यु 12 अक्टूबर 1967 में हुई थी। बीबी गिरी, जन्म 10 अगस्त 1984 को हुआ था, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। अब वर्ष 1975 में ईस्वी में उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मृत्यु 24 जून 1980 में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब रामास्वामी नायकर, जस्टिस पार्टी की स्थापना 1917 ईस्वी में पी त्यागराज एवं टी.एम. नैयर ने की, जिसका उद्देश्य सामाजिक समानता की स्थापना करना था। 1937 ईस्वी में रामास्वामी नायर इस पार्टी के सभापति बने। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाया। ठीक है, कौन है? अब महात्मा गांधी के बारे में। 2 अक्टूबर 1869 में 2 अक्टूबर 1869 के बारे में जानते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1918 को उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों का समर्थन करने हेतु एक सत्याग्रह का आयोजन किया। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। अब मृत्यु 30 जनवरी 1948। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, क्या कहा था? निर्धन से निर्धन के समान हो, निर्धन से निर्धन के समान हो। ठीक है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा निर्धन से निर्धन के समान हो। लियो टॉल्स्टॉय रूसी लेखक तथा दुनिया के महानतम उपन्यासकारों में से एक थे। अब इनकी 2 सबसे लंबी कृतियाँ वार एंड पीस 1865 से 69 और अन्ना करेनिना 1875 से 77 काफ़ी प्रसिद्ध है। इनकी द डेथ ऑफ इवान इलिश 1886 को आमतौर पर उपन्यास के सर्वोत्तम उदाहरणों में से वर्गीकृत किया जाता है। अब बुराई के प्रति अप्रतिरोध के उनके सिद्धांत का गांधी
पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अब इन्होंने मूल लोगों के खिलाफ अभियान में भाग लिया और इसके तुरंत बाद क्रीमिया युद्ध 1853 से 66 में भी भाग लिया। इसके बाद इन्होंने सेना से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय से अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। 1910 में जर्मन शिल्पकार फार्मर मित्र कालेनबाख की सहायता से की है। अब टॉल्स्टॉय ने अपनी मृत्यु से पहले कहा था कि उनकी समाधि निर्धन से निर्धन व्यक्ति के समान बने, उनके मृत्यु पर किसी का भाषण न हो। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? किसने किया था? रामानंद ने किया था। यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धार्मिक आंदोलन था। ठीक है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2023 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बन गया है? फिनलैंड बन गया है। 99 नंबर है, किस भाषा में जैकेट को MEHQLB लिखा जाता है उसी भाषा में ब्लाजीर को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा है? DOEFLZ लिखा जाएगा। यानी ये लिखा जाएगा। ठीक है, यानी ये देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज समिति सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज किस में सम्मिलित किया गया है? राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। राज्य सूची, इन सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। अब राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं जैसे शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाली व्यापार, न्याय विभाग आदि है। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों का कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अब राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रतिक्रिया, विवाद, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ आदि वन आदि है। अब है संघ सूची, इस सूची में दिए गए के विषय केंद्र सरकार पर कानून बनाती है। संविधान में लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। अब है संघ सूची कुछ महत्वपूर्ण विषय, देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? कौन सा है? दूध इमल्सन का उदाहरण है। ऐसा बिस्मांग मिश्रण जिसमें कण बिलियन के सदृश समान रूप से पूरे बिलियन में फैले होते हैं। अब निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होता है और मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, परंतु वास्तविक में यह असमांगी मिश्रण होते हैं। दूध कोलाइडी का उदाहरण है। कोलाइड में जो कण माध्यम परिचित होते हैं उसे परिक्षिप्त अवस्था, और कोलाइड में जिस माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहलाते हैं। अब कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कोलाइड के समान उदाहरण निम्नलिखित है। कोलाइडी विलयन का नाम, परिक्षेपित माध्यम विलायक, परिक्षिप्त विलायक उदाहरण, द्रव एरोसोल, गैस विलायक होता है गैस और विलय होता है द्रव, तो कोहरा, धुंध, बादल, स्मॉग
यह धुआं और कोहरा से मिलकर बना होता है। अब ये ठोस एरोसोल के बारे में जानते हैं। ठोस एरोसोल, ठोस एरोसोल गैस हो गया, ठोस हो गया, गैस और विलायक हो गया और परिक्षेपित माध्यम ठोस रहे तो क्या होगा, धुआं बनेगा, वाहनों का धुआं होगा। अब है पायस, विलायक रहेगा द्रव, विलेय होगा द्रव, तो तेल का पानी में कोलाइडी, विलयन, दूध आदि। अब है ठोस सोल, ठोस ठोस, विलायक विलेय, ठोस ठोस, तो रंगहीन कीमती पत्थर जैसे रूबी, मोती, रंगीन कांच बनेगा। सोल, सोल हो तो परिक्षेप माध्यम द्रव होगा, परिक्षेपित माध्यम विलेय ठोस होगा, मैग्नीशियम विलायक कीचड़ होगा। अब है जेल या जेली, ठोस होगा, विलेय ठोस होगा, विलायक द्रव रहे तो जेली पनीर और मक्खन बनेगा। ठोस फेन, यानी विलेय ठोस रहे, विलायक गैस रहे तो झावा पत्थर, रबड़ फोम, स्पंज बनेगा। झाग या फेन, विलेय द्रव रहे, विलायक गैस रहे तो साबुन के झाग और शेविंग क्रीम बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 104 नंबर, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेटर स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? क्या रखा गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। यानी अरुण जेटली स्टेडियम पूर्व नाम फिरोज शाह कोटला था, अब दिल्ली में है। ठीक है, अब होलकर स्टेडियम को इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं? किसका किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। टार्टरिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। जब बेकिंग सोडा को जल या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में टार्टरिक अम्ल जैसे हल्के अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो उससे बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण अम्ल व उसके उपयोग। टार्टरिक अम्ल सैलैक्टिक पाउडर बनाने में, साइट्रिक अम्ल अचार, मुरब्बा आदि के परीक्षण में, बेंजोइक अम्ल खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, सैलिसिलिक अम्ल दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अब है कुछ महत्वपूर्ण अम्ल एवं उनके स्रोत। टैनिक अम्ल चाय बनाने में, कार्बोनिक अम्ल शीतल पेय एवं सोडा वाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल अचार व सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध में पाया जाता है। मौलिक अम्ल सेव में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ब्यूटरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। 112 नंबर, चुनाव आयोग के निम्नलिखित में से किस दल से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया है? कौन ले लिया है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तीनों ले लिया है। ठीक है, यानी सभी भारत निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। चुनाव आयोग से पूर्व राष्ट्रीय पार्टी रहे 3 दलों का राष्ट्रीय दल का चुनाव वापस ले लिया है। ये दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, AITC, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP है। चुनाव आयोग के अनुसार AAP के 4 राज्यों दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में मान्यता प्राप्त राज्य की पार्टी बन गई है। अब इसमें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए पात्रता शर्तों का पूरा किया है। अब 2023 में टिपरा मोथा पार्टी के त्रिपुरा में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिली है। अब चुनाव आयोग ने मेघालय के वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी को राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है। नागालैंड में एक राज्य पार्टी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी मान्यता प्रदान की है। अब भारत राष्ट्र समिति के आंध्र प्रदेश में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है। इससे पहले तेलंगाना एवं राष्ट्र समिति के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। प्राजीनी गाय रोजी के दूध में मिलाने वाला प्रोटीन है। कौन सा? मानो अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन है।
इसका 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम लीटर यह प्रोटीन पाया जाता है। यह 1997 में विकसित प्रथम ट्रांसजेनिक गाय है। ठीक है, चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारक है? कौन सा है? औद्योगिक विकास है। क्या है? औद्योगिक विकास के यानी उपनिवेशवाद से तात्पर्य किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी दूसरे देश पर आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करना तथा वहां के संसाधनों का दोहन अपने हित में करना है। उपनिवेशवाद की शुरुआत 1453 ईस्वी में कस्तूनतुनिया के पतन के बाद पुर्तगाल और स्पेन द्वारा भौगोलिक खोज की नीति के से हुई है। कोलंबस स्पेन ने 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया तथा वास्को डी गामा पुर्तगाल ने 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। अब औद्योगिक क्रांति। क्या है? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड से हुई है। इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार अर्नाल्ड टॉयनबी ने किया था। अब धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। इसके प्रवर्तक मार्टिन लूथर जर्मनी में थे। अब इस आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। सामंतवाद। क्या है? सामंतवाद के बारे में जानते हैं। सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें लोगों के उच्च पद के लोगों द्वारा भूमि और सुरक्षा दी जाती थी और बदले में उनसे उनके राजा सम्राट लिए काम करते थे और लड़ते थे। इसकी शुरुआत मध्यकाल 600 से 1500 ईस्वी में इंग्लैंड में और यूरोप में हुई है। अब कृषि क्रांति से अभिप्राय नई विधि का प्रयोग कर कृषि के उत्पादन में वृद्धि से है। औद्योगिक क्रांति के पूर्वार्ध अर्थात 18वीं शताब्दी के शुरुआत में इस क्रांति का प्रारंभ ब्रिटेन में हुआ। लगभग 1690 से 1700 ईस्वी के बीच हुआ है। अब 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 117 है, असंगत शब्द का चयन कीजिए। असंगत चयन का क्या है? अभी बुदबुदाना यानी बुदबुदाना का छोड़कर अन्य सभी उच्च स्वर और तेज आवाज है। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किस आलोचना के वजह से हुआ था? किसके तहत हुआ था? अंग्रेज मालिकों द्वारा नील के कामगारों के साथ बुरा व्यवहार हुआ था। ठीक है, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम को गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर प्रेस के बीच भेदभाव से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है, अलग शब्द का चयन कीजिए। दूरी को छोड़कर अन्य सभी क्या है? मात्रक है। अब 121 नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद है। एक क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है, यानी इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की कार्यकारिणी की सिफारिश के बाद किया गया था। 122 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बनारसी में किया गया है। यानी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह इसमें शामिल हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है? कौन सी है? हम्बोल्ट की जलधारा है। हम्बोल्ट की जलधारा है। ठीक है, हम्बोल्ट की जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है या प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? अब है प्रशांत महासागर की जलधारा है। ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। क्यूराइल जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, सुशिमा की जलधारा,
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा एल नीनो की जलधारा। अब है अटलांटिक महासागर की जलधारा, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा लेब्राडोर की जलधारा, बेंगुएला की जलधारा, कनारी की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा। गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, गिनी जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा, इरमिंजर की जलधारा है। अब हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में जानते हैं। ठंडी जलधारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, सोमाली जलधारा। गर्म जलधारा अगुलहास की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा। ठीक है, चलिए 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कौन है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है, सम्मानित किया है किसे? रतन टाटा को। यानी रतन टाटा भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के समर्थक रहे हैं, जिसे 2022 में अंतिम रूप दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, वो कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। यह बैंक सदस्यों देशों से संतुलन आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। कौन है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 132 नंबर, स्टेनलेस स्टील में आयरन की किसके साथ मिश्रित किया जाता है? किसके साथ किया जाता है? निकेल और कॉपर को मिश्रित किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन में निकेल और कॉपर के साथ मिश्रण किया जाता है। कांस्टेंटन यानी निकेल और कॉपर का मिश्रण है। इसका उपयोग तार प्रतिरोधक बॉक्स, थर्मोकपल आदि बनाने में किया जाता है। जंग रहित इस्पात बनाने में क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। वह समान मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? कब बने थे? 1924 में 1924 में महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में इनका अध्यक्ष चुने गए थे। महात्मा गांधी 1869 से 1948 ईस्वी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी 9 जनवरी 2015 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी 2003 को मनाया जाता है। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अब ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर-ए-हिंद 1915 में अफ्रीका में उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी में स्वराज की उपस्थित व्याख्या की थी। उन्होंने नवजीवन गुजराती एवं यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। उन्होंने हरिजन पत्र का प्रकाशन 1932 में श्रोत्रमान दृष्टि IS आरंभ किया था। द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है। गांधी जी का सर्वप्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी।
अब उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। अब पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसानों को 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ी थी और यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्य पर उसे बेचना पड़ा था। अब दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी के अनशन के बाद मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार किया। अब तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान के स्थगित करना चाहते थे, परंतु सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। गांधी जी विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेड़ा पहुंचे और किसानों का समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इस स्थल पर मौजूद जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसके करीब 1000 लोग मारे गए। उस समय पंजाब का गवर्नर माइकल ओ डायर था। इस हत्याकांड के विरोध में जमनालाल बजाज, इन्हें गांधी जी अपने 5वें बेटे मानते थे। राय बहादुर की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सर की उपाधि लौटा दी। अब सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया था। अब खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन की अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खिलाफ के समर्थन में था। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन 1920 से 22। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। अब असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में की। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तावित किया था। अब चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसके साथ थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुनिया दुखित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। फरवरी 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर गांधी जी के हाथ में सौंपी गई। अब गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के सक्षम 11 सूत्री मांग रखी थी। दांडी यात्रा। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नवसारी गुजरात तक 384 किलोमीटर यानी 240 मील की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी की नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। अब 4 मई की रात गांधी जी की गिरफ्तार कर पुणे स्थित यरौदा जेल भेज दिया गया। अब गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला और गांधी जी ने दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया।
कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। अब सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में इसे भाग लिए थे। अब वे एस राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए और इस दौरान गांधी जी लंदन में किंग्सले हॉल में प्रवास किया। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। अब द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 34 तक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 4 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस कर लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों ने गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। अब पूना समझौता के बारे में देखते हैं। पूना समझौता सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 के विरुद्ध गांधी जी ने जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया था। मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। अब गांधी जी ने 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी। उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। उन्होंने 7 नवंबर 1933 में वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया था और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। भारत चलो आंदोलन 1942 में समय गांधी जी के करो या मरो का नारा दिया था। 136 नंबर क्वेश्चन है, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। कौन है? संसद की गणपूर्ति निश्चित है। सदन की सदस्यता का 10वां भाग है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन 139 है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है? सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। सिल्वर क्लोराइड जो कि हॉर्न सिल्वर होता है। ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम बताइए। क्या है? कोको द्वीप है। कौन है? कोको द्वीप है। अंडमान को म्यांमार से कोको द्वीप समूह अलग करता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कोको स्टेट अंडमान उत्तरी अंडमान को उत्तर में स्थित है जो अंडमान को म्यांमार से अलग करती है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करती है। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहीं पर प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल है। अब दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास पाया जाता है। मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अब 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो भारत के निकोबार द्वीप समूह को बड़े निकोबार द्वीप स्थित एक गांव है। अब इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। यहाँ की जनजातियाँ जारवा, सांपे, सेंटिनलीज आदि है। लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करती है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है।
अब 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है। ठीक है, अब है श्रीहरिकोटा। यह आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित द्वीप है। इसी द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अब है अब्दुल कलाम द्वीप, पुराना नाम व्हीलर द्वीप है। यह उड़ीसा के सागर तट पर से परे और राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। अब है इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम में परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसके बनी होती है? किसकी बनी होती है? फास्फोलिपो प्रोटीन की बनी होती है। यानी यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपो प्रोटीन की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्ध परागरम होती है। चूँकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं, अतः इसको चयनात्मक परागम झिल्ली भी कहते हैं। आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसमें बीच बीच में अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 2 परत प्रोटीन तथा इनके बीच एक परत लिपिड का रहता है। पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह परागरम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? किसने दिया? अरुणा आसफ अली ने दिया है। यानी उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। अब जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर इन्होंने दैनिक समाचार पत्र पेट्रियाट और साप्ताहिक समाचार पत्र लिंक का प्रकाशन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 145। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर चली थी। यह भारत रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया। रेलवे का 18 मंडल और 73 डिवीजन में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। अब है वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा बनी है। यानी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पदक पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बन गई है। इस अवार्ड की घोषणा पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है। इनसाइडर ट्रेनिंग संबंधित है। किससे संबंधित है? शेयर बाजार से है। किससे है? शेयर बाजार से। जब कंपनी की गोपनीय सूचनाएं रखने वाला व्यक्ति शेयरों का क्रय विक्रय करता है तो उस व्यापार या कारोबार को इनसाइडर ट्रेडिंग अर्थात भेदिया कारोबार कहते हैं। अतः इनसाइडर ट्रेडिंग को संबंध शेयर बाजार से है। ठीक है, चलिए ये मेरा 50 नंबर 150 मैथ है। यहाँ पे मेरा एक सेट समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक से ना सब्सक्राइब प्लीज़।